क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्स वाले लोगों को बेकार के प्रोडक्ट होने के बाद भी हमेशा नए क्लाइंट कैसे मिल जाते हैं, या कैसे कुछ लोग अपना काम निकलवा लेते हैं? तो इसका कनेक्शन पर्सुएजन मतलब किसी को मनाने के आर्ट से है। अगर आपको लोगों को मनाना आता है तो आप जिंदगी से जो भी चाहते हैं वह पा सकते हैं। आइए पहले देखते हैं पर्सुएजन यानी मनाना क्या होता है। मनाने का मतलब होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मतलब लोगों पर अपनी बातों का असर डालना। किसी को मनाने का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप उससे बातचीत कैसे करते हैं। आपके शब्दों के अलावा यह बात भी मायने रखती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अपनी बात कहने का तरीका और आप खुद को कैसे सामने रखते हैं, यह सब उनके फैसले पर असर डालता है। यह समरी आपको किसी को असरदार तरीके से मनाने का सीक्रेट बताएगी। यह आपको एक बेहतर स्पीकर बनने में भी मदद करेगी। आपको पता चलेगा कि आपको परसुएड करने के लिए किस चीज की जरूरत है और आप दूसरों को मनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको पता चलेगा उन अंदरूनी फैक्टर्स के बारे में जिसमें आपको इंप्रूव करना चाहिए, और ऐसे बाहरी फैक्टर्स के बारे में भी जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। लोगों को मनाना आसान नहीं है, खासतौर पर आज के समय में जब लोग ज्यादा शक करने लगे हैं। लेकिन इस समरी की मदद से आप सीख सकते हैं कि इसे असरदार तरीके से कैसे करना है। जब आप मनाने की कला में माहिर हो जाएंगे तो आगे चलकर ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ परसुएजन। आप जो चाहते हैं लोगों से, वह करवाने से पहले आपको परसुएजन की कला को समझना होगा। यह इस समरी में डिस्कस किए गए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। आइए इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं। इस बुक के ऑथर जेम्स विलियम्स बड़े ही शर्मीले और शांत बच्चे थे। वह अक्सर अपने क्लास के एक कोने में चुपचाप खड़े होकर अपने क्लासमेट्स को खेलते और एंजॉय करते हुए देखते थे। वह उन्हें एक दूसरे पर बचकानी बातों को लेकर हंसते देखते, मगर उनसे जुड़ नहीं पाते थे। लेकिन उनके इस सहमे हुए एटीट्यूड के बावजूद जेम्स में हमेशा से मार्केटिंग को लेकर पैशन था। हालांकि इस स्वभाव के साथ उनका सक्सेसफुल हो पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज में मार्केटिंग की क्लासेस ली। जेम्स को मार्केटिंग के बारे में यह बात अच्छी लगती थी कि इसमें वो क्रिएटिव आइडियाज को जिंदा कर सकते थे। उनके अंदर हमेशा से क्रिएटिविटी का टैलेंट था। जेम्स के लिए इसे बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका मार्केटिंग था। एक बार मार्केटिंग के क्लास में जेम्स को उनके फाइनल टेस्ट में काम करने के लिए उनकी आधी क्लास के साथ एक ग्रुप में डाला गया। उनका टास्क था सिर्फ 3 मिनट में नाइकी के एक जोड़ी जूतों को असरदार तरीके से मार्केट करना। जेम्स को तुरंत ही कैंपेन का एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उनके पास एक अलग सा कॉन्सेप्ट था जिससे उनके ग्रुप को क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर मिल सकते थे। लेकिन जेम्स ने जब यह आइडिया अपने क्लासमेट्स को बताया तो कोई भी उनसे सहमत नहीं हुआ। उनमें से ज्यादातर चुप थे और कुछ ने सुनते हुए सर हिलाया। उनके मार्केटिंग कैंपेन के लिए चुना गया आइडिया कैरिज्मेटिक आदमी की पिच थी। उनका कैंपेन ठीक ठाक था, लेकिन जिस चीज ने उनके क्लासमेट्स को मनाया वह था उनका अपने आइडिया को सामने रखने का तरीका। उस दिन जेम्स का आइडिया नहीं चुना गया, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सबक सीखा। सिर्फ सही कॉन्सेप्ट होने से आप लोगों को नहीं मना सकते। उस आइडिया या प्रोडक्ट को जितना हो सके उतने असरदार तरीके से सामने रखना भी जरूरी है। परसुएजन की कला कई सालों से चली आ रही है। इसके इतने फेमस होने का कारण है इसका इफेक्टिव यानी असरदार होना। कोई भी इंसान बात करके कुछ बेचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इसमें कामयाब होते हैं। परसुएजन की कला में क्लियर मीनिंग और अच्छी डिलीवरी मायने रखती है। ज्यादातर लोगों के फेल होने का कारण है कि उनमें इन दोनों की कमी होती है। क्लियर मीनिंग का मतलब है कि आप लोगों को क्या यकीन दिलाना चाहते हैं। आप सिर्फ उनसे कुछ शब्द नहीं कहते हैं। हर चीज जो आप कहते हैं उसके पीछे मकसद और इरादा होता है। जैसे जब आप एक कार बेचने वाले होते हैं तो आपको उस कार के फीचर्स या क्वालिटी बताने की जरूरत होती है। आप बोल सकते हैं कार आपकी आजादी की चाबी है, या यह आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। चाहे आप जो भी कहे, आपको शब्द ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जो यह साफ साफ बताएं कि आप दूसरों के दिमाग में क्या सोच डालना चाहते हैं। इस केस में आपकी कार कितनी ज्यादा अच्छी है, यह इस बारे में होना चाहिए। परसुएजन के लिए आपको कैरिज्मा और कैरेक्टर, इन दोनों चीजों की जरूरत है। जेम्स जब छोटे थे तो उनमें इन दोनों ही चीजों की कमी थी,
इसलिए उनका आइडिया अच्छा होने के बाद भी चुना नहीं किया। एक क्लियर मैसेज कुछ भी नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से बता ना पाएं। ज्यादातर समय लोग वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स आपको डिटेल में बताएंगे कि अच्छी डिलीवरी क्या होती है। डेवलपिंग योर ओन माइंडसेट। एक अच्छी डिलीवरी की शुरुआत एक परसुएसिव माइंडसेट को डेवलप करने से होती है। इसकी शुरुआत होती है कि आप किस तरह सोचते हैं। किसी को मनाने के लिए आपके अंदर 3 खूबियों की जरूरत है। पहली खूबी है कॉन्फिडेंस। कोई भी एक ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहता जो ऐसा दिखाई दे जैसे उसे कुछ नहीं पता है। कॉन्फिडेंस उस मैसेज में जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं मजबूती और जिंदगी लेकर आता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रातों रात मिल जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार बनानी पड़ती है। इसे इस तरह से सोचिए, आपको अपनी ड्रीम बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है, लेकिन जब आप इसे बना लेते हैं तब भी आप रुकते नहीं हैं। आप उस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए मेहनत करते रहते हैं। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस के साथ भी होता है। जब आपके पास काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है तब भी आपको इसे मेंटेन करने के लिए मेहनत करना जारी रखना है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत आपसे होती है। यह दूसरे लोगों की मंजूरी से या आपके अचीवमेंट्स से नहीं आती। इसकी शुरुआत आपके खुद को देखने के तरीके से होती है। खुद को किसी नालायक की तरह देखने के बजाय खुद पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कीजिए। जब आप अपना विश्वास मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूं में बदलते हैं तो आप थोड़े से समय में अमेजिंग चीजें कर पाएंगे। क्या आपको वो कहानी याद है जो हमने पहले जेम्स के प्रेजेंटेशन फेल होने के बारे में बताई थी? अगर उस समय उन्होंने यह सोच अपनाई होती कि मुझे खुद पर भरोसा है और मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा दिलवाऊंगा, तो शायद इसका नतीजा अच्छा हो सकता था। कॉन्फिडेंस एक इंसान के ऑरा और वह अपने मैसेज को कैसे देता है के साथ साथ और भी कई चीजों पर असर डालती है। तो जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस है आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं। दूसरी खूबी जिसकी आपको जरूरत है वो है पेशेंस यानी सब्र। जब आप लोगों से अपने मन का कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको सब्र रखना होगा। आपको इसका नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा। ज्यादातर समय ऐसा करने में समय लगता है। इसमें हड़बड़ी करने से आप फेल ही होंगे। आइए हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके बॉस आपको प्रमोशन दें। आप पिछले 10 महीने से लगातार बेस्ट एम्प्लॉय रह चुके हैं। आपको लगता है कि आप जो मांग रहे हैं आप उसे पाने का हक रखते हैं। जब आप अपने बॉस से इस बारे में बात करते हैं तो वह कहते हैं कि वह 1 हफ्ते बाद आपसे इस बारे में बात करेंगे। वह कहते हैं कि उन्हें आपके रिक्वेस्ट के बारे में सोचने और एचआर से बात करने की जरूरत है। अब अगर आप में सब्र नहीं होगा तो आप 1 हफ्ते में अपने बॉस को इसके लिए परेशान करेंगे। आप इस प्रमोशन के लायक हैं कहने के बजाय वह इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। उस रिएक्शन को सब्र रखने और अपने बॉस को आपकी रिक्वेस्ट के बारे में सोचने के लिए समय देने से कंपेयर करें। अगर आप थोड़ा और ज्यादा सब्र रखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप इस प्रमोशन के लायक हैं और वह उसे हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, सब्र के साथ होता यह है कि इससे लोग सोचते हैं कि आप उनसे कुछ कराने के लिए उतावले नहीं हैं, तो आखिर में वो वह काम कर देते हैं। यह मनाने का एक हल्का तरीका है जो दिमाग के सबकॉन्शियस हिस्से पर ज्यादा असर डालता है। आखिरी खूबी जो आपको चाहिए वह सोशेबल यानी मिलनसार होना है। लोगों को मनाने से पहले आपको उनसे रिश्ता बनाना होगा। एक ऐसे कनेक्शन का होना जो ऊपरी लेवल से ज्यादा गहरा हो आपको फ्यूचर में ज्यादा मौकों तक पहुंचने देता है। साथ ही यह एक भरोसे और समझ का एहसास बनाता है जो वहां नहीं होता अगर आपने पहले उन्हें जानने की कोशिश नहीं की होती। जेम्स विलियम्स ने मिलनसार होने की अहमियत तकलीफ सहकर सीखी। उनके जॉब में क्लाइंट्स को उनके फर्म के साथ काम करवाना शामिल था। उन्होंने एक बार एक बड़े क्लाइंट से कॉन्टैक्ट किया जिसके साथ उनके बॉस काफी समय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। जेम्स ने $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस क्लाइंट को वह सबसे अच्छी डील दी जो उनकी कंपनी ऑफर कर सकती थी। लेकिन उस क्लाइंट में उस डील से इनकार कर दिया और उनके कॉम्पिटिटर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सालों बाद जेम्स उसी कॉम्पिटिटर फर्म के एक एम्प्लॉय से मिले। उन्हें पता चला कि वो क्लाइंट जो वो हार गए थे आज भी उस कंपनी का लॉन्ग टर्म क्लाइंट है।
जब जेम्स ने दूसरे एम्प्लॉय से पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो एम्प्लॉय ने जवाब दिया, हम हर वीकेंड एक साथ गोल्फ खेलते हैं, तो शायद उसे मदद मिली। उस समय जेम्स को एहसास हुआ कि रिश्ते बनाना अच्छी ऑफर से ज्यादा मायने रखता है। अपनी बेस्ट डील देने के बजाय उन्हें अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। इस कहानी में हमने देखा कि एक अच्छा रिश्ता सब चीज से ऊपर होता है। अच्छा ऑफर होने के बाद भी जेम्स की कंपनी उस रिश्ते के कारण हार गई जो उनके कॉम्पिटिटर फर्म ने क्लाइंट के साथ बनाया था। इस पर फोकस करने के बजाय कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ ज्यादा पर्सनल होने के बारे में सोचिए। आप एक इंसान से जितना ज्यादा जुड़ते हैं, उस इंसान के आपकी बात मानने के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। बीइंग एबल टू टॉक टू एनीवन, लोगों से बात कैसे करना है, यह जानना उन्हें मनाने का ही हिस्सा है। पहले हमने यह बताया कि दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिलीवरी जरूरी है। समरी के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को आप मनाना चाहते हैं, उनसे मेलजोल और बातचीत कैसे करें। याद रखिए, आप जो कहते हैं वह जरूरी है, लेकिन आप उसे कैसे कहते हैं, उसका असर ज्यादा होता है। आप एक अच्छी स्पीच को सिर्फ पढ़कर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। किसी से बात करते समय पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है वह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मायने रखता है। आप दुख, खुशी या गुस्सा जो भी महसूस कर रहे हों, आप जिससे बात कर रहे हैं वह इंसान आपके शब्दों और हरकतों से आपके उस इमोशन को महसूस करेगा। कॉन्फिडेंट ऑरा लोगों को यह बताती है कि आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अहमियत है। इससे वह आपको और ज्यादा सुनना चाहते हैं और आपके आइडिया पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए, प्रेजेंटेशन देते समय आप सेल्समैन को और कहते सुनते हैं, तो क्या आपको भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट कम नहीं हो जाएगा? कॉन्फिडेंट ऑरा कहने से हमारा मतलब है एक ऐसा इंसान जो ऐसा कुछ कहने से या करने से ना डरे जो उसे कहना या करना है। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, तब आप सामने वाले के मन से डाउट खत्म कर देते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके से आप उनके यकीन को पक्का करते हैं। हो सकता है कि बहुतों के लिए कॉन्फिडेंस नेचुरली ना आए। सिर्फ कुछ ही लोग बड़ी भीड़ का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच सकते हैं और लंबे समय के लिए बनाए रख सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन आखिरकार आप उनके लेवल तक पहुंच जाएंगे। जेम्स ने आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए 5 स्टेप्स की लिस्ट बनाई है। यहां जरूरी यह है कि आप लगातार प्रैक्टिस करके इन्हें अपनी आदत बना लें। पहला स्टेप है तैयार रहना। जब आप एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के लिए जा रहे हों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उससे क्या पाना है। एक इंसान जिसने तैयारी की हो, वह बेकार की बातें या बेवकूफ़ी किए बिना ज्यादातर सवालों का जवाब दे सकता है। जब आप एक बातचीत की दिशा तय कर लेते हैं, तो आप दूसरों पर भी उसी ओर जाने के लिए असर डाल सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जॉब इंटरव्यू में जाना। यह नॉर्मल सी बात है कि आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयर आपको हायर कर ले, तो आपको उनसे बात करते हुए उनके फैसले को इन्फ्लुएंस करने का तरीका खोजना होगा। जब आप एक जॉब इंटरव्यू में उस कंपनी और जॉब के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, तो आपके उस जॉब को पाने के चांस उस इंसान से ज्यादा होते हैं जिसे कुछ नहीं पता होता। दूसरा स्टेप है खुद को नीचा दिखाना बंद कीजिए। एक इंसान के रूप में हम सभी कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हम ऐसा तब करते हैं जब हम किसी सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं होते या इनसिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको अपनी नेगेटिव सोच को छोड़कर पॉजिटिव सोच को अपनाना शुरू करना होगा। अगर आप लगातार अपने मौकों को नेगेटिविटी से खराब करते रहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। तीसरा स्टेप है खुद को दूसरों से कंपेयर करने से बचना। ऐसा करना बहुत मददगार होता है, खासतौर पर उनके लिए जो खुद को काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए लगातार दूसरों की ओर देखते हैं। याद रखिए, हर किसी के पास अपने खुद का टैलेंट और स्किल्स होते हैं। खुद को दूसरे से कंपेयर करने से आप सही मौके खो देंगे। आप कभी भी जिंदगी से खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा सुंदर, ज्यादा स्ट्रांग या ज्यादा स्मार्ट होगा। लेकिन इस बात पर फोकस करना कि आपके पास जो है वह काफी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में इस तरह से मदद कर सकता है जैसा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए
दूसरों की मंजूरी चाहने के बजाय खुद को देखिए। इकलौता इंसान जिससे आपको मुकाबला करना चाहिए वह आप खुद हैं। चौथा स्टेप है अपना ख्याल रखना। आप जितना अच्छा फील करेंगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे। इमेजिन कीजिए कि दुखी हैं और यह सोच रहे हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं। एक बड़ी भीड़ के सामने बोलते हुए यह सोच आपके परफॉर्मेंस पर कैसा असर डालेगी। आप हकलाना शुरू कर देंगे और यह सोचने लगेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपको सुनने में इंटरेस्टेड हैं। इसका नतीजा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आप पहले से भी ज्यादा खराब महसूस करने लगेंगे। जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा फील करते हैं। जब आप अपना इमोशनली और फिजिकली ख्याल रखते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस का भी ख्याल रखते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंस पाने में मदद के लिए योगा, मेडिटेशन या थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। आखिरी स्टेप है खुद पर भरोसा करना। भरोसा कॉन्फिडेंस का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। बिना भरोसे की जिंदगी शक और चिंता से भर जाती है। आप हर चीज को लेकर चिंता करने लगते हैं जो आपकी हरकतों और बातों में दिखाई देने लगती है। जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत है। आप अगर खुद को यकीन नहीं दिला सकते तो आप दूसरों को भी यकीन नहीं दिला पाएंगे। दूसरों से बात करने के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। यह लोगों को बताती है कि क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसकी बात उन्हें सुननी चाहिए या फिर नजरअंदाज करनी चाहिए। ज्यादातर इन्फ्लुएंशियल लोगों की कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है और वह लोगों को सिर्फ अपने चलने के तरीके से मना सकते हैं। एक बार जब वह कमरे में आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं और उन्हें सुनने लगते हैं। आपका गोल है लोगों से बात करते हुए वही रिजल्ट पाना। आपको बात करने से पहले ही मजबूत और भरोसेमंद दिखना है। लेकिन बहुत से लोग बॉडी लैंग्वेज की कला को मास्टर नहीं कर पाते और अपने एक्शन से इन्फ्लुएंशियल नहीं बन पाते। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खुद को कैरी करने और ज्यादा पावरफुल दिखने की स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरों से हो रही बातचीत के लगभग 68% हिस्से का जिम्मेदार आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। आप जो मैसेज देना चाहते हैं उसका सिर्फ 88% आपकी बातों से जाता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करते समय आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल करना होगा। बॉडी लैंग्वेज आपकी बॉडी मूवमेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसमें आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, बात करने का तरीका और आई कांटेक्ट यानी सीधे आंखों में देखकर बात करना शामिल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ माइंड से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, आपका माइंड आपका शरीर कंट्रोल करता है, लेकिन आपका शरीर भी आपके माइंड पर असर डाल सकता है। इमेजिन कीजिए कि एक इंसान दुखी है। आप शायद एक ऐसे इंसान को इमेजिन करेंगे जो पीठ और कंधों को झुकाकर बैठा हो। अब उसी पोजीशन में बैठने की कोशिश कीजिए। भले ही आपको तुरंत महसूस ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भी दुखी महसूस करने लगेंगे। अब यह जानकारी आपको दूसरों को परसुएड के बारे में क्या बताती है? इसका मतलब है कि आपके एक्शन दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं उसे बदल सकते हैं। जब आप किसी को किसी चीज के लिए राजी करना चाहते हैं तो आपको उन्हें सहमत होने वाला और खुली सोच वाला बनाना होगा। बिना बोले ऐसा करने का तरीका है अपने आईब्राउज को उठाना या बोलते बोलते थोड़ा रुकना। इसे इस तरह से सोचिए, आपका गोल है सामने वाले इंसान से अपनी बात पर सर ऊपर नीचे हिलवाना। ज्यादातर कल्चर में अपने सर को ऊपर नीचे हिलाने का मतलब होता है कि आप किसी के साथ सहमत हैं। जब आप अपने आईब्राउज को उठाते हैं या बोलते हुए थोड़ा रुकते हैं तो आप लोगों को आपने जो कहा उसके बारे में सोचने का समय देते हैं। पॉजिटिव इशारा करके आप उन्हें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। ऐसे और भी बॉडी लैंग्वेज टेक्निक हैं जिनका इस्तेमाल आप दूसरों को परसुएसिव मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपका पॉस्चर, आई कांटेक्ट और जेस्चर शामिल है। अच्छा पॉस्चर खराब पॉस्चर के मुकाबले लोगों को ज्यादा कन्विंस कर सकता है। अब ऐसे दो इंसान के बारे में सोचिए जिसमें से पहला कुर्सी पर झुककर बैठा है और दूसरा जो सीधा खड़ा है। आप किस पर यकीन करना चुनेंगे? बेशक दूसरे इंसान पर।
हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह से आप खुद को सामने रखते हैं वह आपके बारे में किसी इंसान के नजरिए को बदल सकता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो उनके आपको इज्जत देने और आपकी बात सुनने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको अपनी आंखों पर और आप उन्हें कैसे देखते हैं इस पर भी काम करने की जरूरत है। आई कांटेक्ट की ताकत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। बोलते समय आपको सीधे सामने वाले की आंखों में देखना चाहिए। जब आप अक्सर आई कांटेक्ट तोड़ते हैं और अपने आसपास की दूसरी चीजों को देखते हैं तो आप कमजोर और डाउटफुल दिखाई देंगे। चेहरे पर एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाए रखने से भी बातचीत में मदद मिलती है। अपने आईब्राउज को सिकोड़ने के बजाय शांत या खुश नजर आए। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा आपके हाथ का जेस्चर भी है। आप सिर्फ हाथ हिलाकर भी बातचीत का मूड खराब कर सकते हैं। जब आप बातचीत में हाथ के जेस्चर को शामिल करते हैं तो आप ज्यादा पेशनेट नजर आते हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि लोग आपको ज्यादा सुनना चाहेंगे। ऐसे बहुत से जेस्चर हैं जिनका इस्तेमाल आप अलग अलग मतलब दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप अपने सीने को चौड़ा करके अपने हाथों को अपने बगल में रख सकते हैं। ये जेस्चर लोगों को बताता है कि आप ओपन हैं और आपको आसानी से अप्रोच किया जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज की कला में दूसरे लोग भी शामिल हैं। ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए आपको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना भी सीखना होगा। याद रखिए, इस बातचीत में आप अकेले नहीं हैं और आपका मेन गोल लोगों को आपसे सहमत करवाना है। अगर आप इस बात पर ज्यादा फोकस करेंगे कि आप खुद को कैसे सामने रखते हैं तो आप शायद वह इशारे मिस कर देंगे जो सामने वाले की अनिच्छा या परेशानी को बता रहे हैं। उनके पोस्चर, बात करने का तरीका, आई कांटेक्ट और जेस्चर पर ध्यान दीजिए ताकि आप जान सकें कि बातचीत को कैसे कंटिन्यू करना है। हाउ रेपिटेशन चेंजेस एवरीथिंग। आपने शायद जरूर यह बात सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मतलब किसी चीज को बार बार करने से आप उसमें अच्छे हो जाते हैं। यह सबसे पॉपुलर और इस्तेमाल किए गए टर्म्स में से एक है। इसके पॉपुलर होने का कारण यह नहीं है कि यह सुनने में अच्छा या इंप्रेसिव लगता है। इसका कारण है कि यह बात बहुत हद तक सच है। ग्रेटनेस सिर्फ प्योर टैलेंट से नहीं आती। इसके लिए मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है और प्रैक्टिस इकलौती चीज है जिससे आप यह अचीव कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि कैसे किसी चीज को करने के लिए शुरुआत में आपको मुश्किल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें बेहतर हो गए थे? यही काम प्रैक्टिस करती है। ये आपको सक्सेस के लिए तैयार करती है। बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी उतने अच्छे नहीं हो पाएंगे जितने अच्छे आप बनना चाहते हैं। अब लोगों को इन्फ्लुएंस करते समय प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका जवाब उस चीज में है जिसे रिपीटिशन या दोहराना कहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप तब तक एक ही चीज लगातार करते जाते हैं जब तक आप उसमें और अच्छे ना हो जाएं। यही कॉन्सेप्ट दूसरों को इन्फ्लुएंस करने पर भी अप्लाई होता है। आइए सुनते हैं कि कैसे मेलिसा ने अपने बॉयफ्रेंड मार्क को योगा करने के लिए मनाया। इस कहानी के आखिर तक आपको रिपीट करने के असर और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के इम्पैक्ट के बारे में पता चल जाएगा। मार्क हमेशा ही योगा के नाम से चिढ़ते थे। वहीं दूसरी ओर मेलिसा एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकती थी। हर योगा सेशन के बाद मेलिसा घर जाकर मार्क को बताती थी कि इससे उन्हें कितना अच्छा महसूस हुआ है और यह कितना ज्यादा रिलैक्सिंग हो सकता है। कुछ महीनों तक मनाने के बाद आखिरकार मार्क मान गए और मेलिसा के साथ अपने पहले योगा क्लास में गए। शुरुआत में मार्क को योगा में कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं दी। उन्हें 40 मिनट के अंदर कई योगा के कई अलग अलग पोजीशन करने पड़े और शुरुआत में यह बहुत अनकंफर्टेबल था। लेकिन जब मेलिसा लगातार इन पोज के रिलैक्सिंग और हल्का होने के बारे में बात करती रहीं तो मार्क ने भी यह देखना शुरू किया कि मेलिसा को योगा इतना क्यों पसंद है। मार्क को योगा इसलिए नापसंद नहीं था क्योंकि उन्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी। लोग लगातार मार्क से कहते कि योगा औरतों के करने वाला एक्सरसाइज है, लेकिन जब मेलिसा लगातार इसके फायदे के बारे में बताती रहीं तो मार्क को एहसास हुआ कि ये कुछ ऐसा है जिसे उन्हें भी ट्राई करना चाहिए। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे मेलिसा के लगातार इनकरेज करने से मार्क का मन बदल गया। इसे अजीब मानने के बजाय वह इससे खुलने लगे और इस बात को भी माना कि यह एक नॉर्मल चीज है।
जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हों तो आपको उनके दिमाग में ये बात डालनी है कि आपकी सलाह को मानना नॉर्मल है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ये आसान है। आप रिपीटेड मैसेज मतलब एक ही मैसेज को बार बार दोहरा सकते हैं। सक्सेसफुल एडवर्टाइजर्स की एक ट्रिक है कि वह अपने टारगेट ऑडियंस को रिपीटेड मैसेज भेजते हैं, मतलब एक ही मैसेज को बार बार भेजते हैं। वो उन्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि वो जो बेच रहे हैं वह नॉर्मल है और उसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, हर सुबह टीवी ऑन करते ही आप कार का एक ऐड दिखते हैं। देर से ही सही, लेकिन आप उस कार से एक अटैचमेंट बना लेंगे और उसे खरीदने का एक सही कारण खोज लेंगे। रिपीटेड मैसेज के जरिए किसी को मनाने के लिए आपको क्लियर मैसेज सेट करने की जरूरत है, जिसे वह इंसान समझ पाए जिसे आप यह देना चाहते हैं, और आपको इसे जितना हो सके उतना दोहराना चाहिए ताकि यह सामने वाले इंसान के दिमाग में बैठ जाए। याद रखिए, आप इसके बारे में जितना ज्यादा बात करेंगे वह उतना ज्यादा इसके बारे में सोचेंगे। आपका गोल है इस मैसेज को तब तक भेजना जब तक इसे अपनाना उन्हें नॉर्मल न लगने लगे। द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। आप लोगों से कई तरीके से वह चीजें करवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। उनमें से कुछ है डर या प्रेशर का इस्तेमाल करना, लेकिन इन तरीकों का असर सिर्फ कुछ समय के लिए होता है और इसमें गलतियां होती ही हैं। नेगेटिव इमोशन कभी काम नहीं करेगा। मान लीजिए, आप एक माँ और बच्चे को कैफे में जाते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि बैठते हुए माँ एक फोन कॉल लेती है और अपने बगल में बैठे बच्चे पर ध्यान नहीं देती। बच्चा पास ही के एक टेबल के नीचे एक कुत्ते को सोते हुए देखता है। बच्चा धीरे से उस कुत्ते की ओर जाता है। बच्चा सोते हुए कुत्ते के साथ खेलता है और उसे सहलाता है। कुछ समय बाद माँ ध्यान देती है कि उसका बच्चा वहां नहीं है, तो वह तुरंत बच्चे को अपने पास बैठने के लिए बुला लेती है। कुछ मिनटों बाद बच्चा फिर से कुत्ते की ओर जाता है। माँ उसे फिर देखती है और उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लेती है। ऐसा 4 बार होता है और आखिरकार वो औरत गुस्सा हो जाती है। जब बच्चा दोबारा खड़ा होता है तो उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, बैठ जाओ, यहां से हिलना मत, तुम बहुत परेशान करते हो, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी माँ का चिल्लाना सुनकर बच्चा डर जाता है और यह नॉर्मल है कि वह रोता है और कुछ समय के लिए बिना हिले डुले अपनी माँ के बगल में बैठा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद बच्चा शांत हो जाता है और अपनी माँ को फोन पर बात करने में बिजी देखता है, तो वह धीरे से उठकर फिर से उस कुत्ते के पास जाता है। जब माँ यह देखती है तो वह बच्चे को लेकर घर वापस चली जाती है। इस कहानी से पता चलता है कि लोगों से जो आप करवाना चाहते हैं उसके लिए डर कितना बेअसर तरीका है। जैसा कि आपने देखा कि वह बच्चा सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपनी माँ की बात मानता है और फिर कुत्ते के पास लौट जाता है। डराने या जबरदस्ती करवाने के बजाय आपको पॉजिटिविटी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप असरदार तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। मान लीजिए, आपके दोस्त घर से सामान हटाने के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं। पहला दोस्त आकर कहता है, अरे चलो, मेरे घर में सब कुछ ठीक करने के बाद हम पिज्जा खाएंगे और फिल्म देखेंगे। अगले हफ्ते मैं अपना घर बदल रहा हूं, तो क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो? वहीं दूसरा दोस्त आपसे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। मैं अभी बहुत दुखी और उदास महसूस कर रहा हूं। मुझे हमारे उस घर से कहीं और शिफ्ट होना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप किस दोस्त की मदद करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होंगे? नॉर्मल सी बात है कि आपका जवाब होगा पहला दोस्त। जब हम कुछ नेगेटिविटी देखते हैं तो हम उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आप अच्छा दिखेंगे, महसूस करेंगे और बोलेंगे, तब लोग आपके आइडिया के बारे में सोचेंगे। आप जो उनसे करवाना चाहते हैं, आपको उसमें पॉजिटिविटी डालने की जरूरत है। उन्हें सीधा ऑर्डर देने के बजाय इसे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को यह महसूस होगा कि वह इससे कुछ पॉजिटिव पा सकते हैं, तो वह आपकी बात को फॉलो करने के लिए ज्यादा इंस्पायर होंगे। जैसे अगर आप अपनी बेटी से ब्रश करवाना चाहते हैं। एक बच्चे को यह काम करना हमेशा नापसंद होता है, लेकिन जब आप इसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के जोड़ देते हैं, जैसे ब्रश करने के बाद उन्हें खेलने का समय देना या उनके साथ समय बिताना, तो धीरे धीरे वह ब्रश करने को एक ऐसी चीज के रूप में देखेंगे जिसका उन्हें इंतजार रहता है। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा,
ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।